नमस्कार मित्रों, मैं संपत सिंह देवल स्वागत करता हूं आप सब लोगों का। साथियों, सृजन पुस्तक में महत्वपूर्ण पाठ है कुंवर नारायण सिंह का। कुंवर नारायण सिंह की इसमें दो कविताएं शामिल है, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। कुंवर नारायण सिंह जी का जन्म सन 1927 में और देहावसान 2017 में हुआ। दोस्तों, ये तीसरे सप्तक के कवि थे। प्रयोगवाद के तहत जो तीसरा सप्तक आया उसके जो है नामी कवि कुंवर नारायण सिंह है। यहां दो कविताएं, एक तो कविता के बहाने जो है वो लिया गया है इनके काव्य संग्रह इन दिनों से, जो 2002 का है। दोस्तों, कविता के बहाने में कवि ने कविता की तुलना कई चीजों से की है। चिड़िया से की है, फूल से की है, बच्चे से की है, और फिर चिड़िया और फूल को तो कविता से कम बताया और बच्चे को और कविता को यानी काव्य को समान बताया, और ये कहा जैसे बाल मन में छल नहीं होता है और बाल कल्पनाएं निस्सीम होती है, ऐसे ही काव्य छल रहित और व्यापक होता है। दूसरी ओर बात सीधी थी पर यह लिया गया है कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से, जो कि 1993 ईस्वी में लिखा गया। और दोस्तों, उसी के 2 वर्ष बाद यानी 1995 में इसी कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। बात सीधी थी पर में उन्होंने सहज भाषा के प्रयोग पर बल दिया है। यह कहा है कि काव्य में भाव प्रधान होने चाहिए, भाषा प्रधान नहीं होनी चाहिए। आइए दोस्तों, रसास्वादन करते हैं इन दोनों कविताओं का। मित्रों, कविता के बहाने जो कविता है बड़ी सहज है, बोधगम्य भाषा है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। यहां कवि ने यह कहा है कि काव्य जो है ये बड़ा व्यापक होता है। काव्य की अगर किसी से तुलना करें तो काव्य के सामने सारे उपमान छोटे पड़ जाते हैं। काव्य की 3 विशेषताएं हैं: फैलाव, उड़ना। दूसरी विशेषता है महक, अपने भाव बिखेरना, और तीसरी विशेषता है एक कर देना। अब दोस्तों, फैलाव, प्रसार, उड़ान को लेकर चर्चित है चिड़िया, महक बिखेरने को चर्चित है फूल, और जुड़ाव, एक हो जाने के लिए छल रहित व्यवहार को लेकर चर्चित है बालक। यहां कविता की तुलना तीनों चीजों से की गई है, चिड़िया से, फूल से और बच्चे से। मगर दोस्तों, चिड़िया कितने दिन उड़ेगी? क्या साहित्य के प्रसार के साथ साथ एक चिड़िया उड़ती रहेगी? क्या साहित्य की महक के साथ साथ फूल भी लगातार महक बिखेरता रहेगा? इसलिए कवि ने कहा कि चिड़िया और फूल तो उस साहित्य से, उस कविता से कम है, मगर हाँ, बाल मन और साहित्य दोनों बराबर हो। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, मगर कविता का उड़ना चिड़िया भला क्या जाने? बाहर भीतर यह घर वह घर, कविता के पंख लगा उड़ने के मायने चिड़िया भला क्या जाने। काव्य प्रसार लेता है एक चिड़िया की भांति, मगर काव्य का प्रसार क्षेत्र और प्रसार का तरीका वो चिड़िया भला क्या जाने। मान लीजिए दोस्तों, कल्पना कीजिए कि जिस दिन बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस रची, उसी दिन एक चिड़िया भी उड़ी। दोनों ने प्रसार लिया ना, मगर क्या मानस का प्रसार रुका? मानस सरहद नहीं मानती है, मानस जो है जाति धर्म नहीं मानती है, मानस का क्षेत्र आज विस्तृत होता ही जा रहा है, मगर उस दिन उसके साथ उड़ने वाली वो चिड़िया कहां है? वो तो रह गई ना कहीं। तो चिड़िया एक उड़ान है, चिड़िया तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता जो है चिड़िया की भांति उड़ती है, मगर काव्य का उड़ना है उसकी तुलना चिड़िया भला क्या जान पाएगी? क्योंकि चिड़िया के उड़ने के दिन और दायरे दोनों सीमित है, वो बाहर भीतर ये घर वह घर। मगर कविता के जब पंख लगते हैं, काव्य के जब पंख लगते हैं, तो उसके उड़ने के मायने चिड़िया भला क्या जाने। ऐसे ही कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, मगर कविता का खिलना फूल भला क्या जाने। फूल भी कहां खिलेंगे? फूल बाहर भीतर, इस उद्यान में उस उद्यान में, बिना मुरझाए महकने के मायने फूल भला क्या जाने। जी हाँ दोस्तों, फूल महक तो बिखेरता है, मगर फूल की किस्मत में यह होता है कि फूल एक दिन मुरझा जाना है, जबकि साहित्य कभी मुरझाता नहीं है। साहित्य की संवेदनाएं और साहित्य के भाव कभी कम नहीं होते हैं। आपने एक कविता पढ़ी होगी दोस्तों, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का ये पन्ना। दोस्तों, रामचरितमानस आपके पास 3-4 पीढ़ियों से रखी हुई है। उसको आपके दादाजी ने, पिताजी ने पढ़ा, अब आप भी पढ़ रहे हैं। तो क्या
दादाजी को जितना रस आया उससे कम पिताजी को और उससे कम आपको आएगा क्या? ये तो रस है, अक्षय पात्र है। तो भाव कभी भी कम नहीं होते हैं, जबकि फूल जो है मुरझा जाते हैं। इसलिए कविता जो है चिड़िया और फूल से ज्यादा है। तीसरी पंक्ति में आप अपनी पाठ्य पुस्तक अपने साथ रखें। तीसरी पंक्ति में कवि कहता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जैसे एक बालक समाज में खेलता है दोस्तों, साहित्य भी समाज में ही पलता बढ़ता है। और यह घर वह घर सब घर एक कर देने के मायने बच्चा ही तो जाने। दोस्तों बाल मन में द्वेष नहीं होता है। एक बच्चा है, खेल रहा है, उसकी मम्मी आती है और कहती है नालायक दिन भर खेलता रहता है, चल घर पे और होमवर्क कर। अब वो अपने कमरे में बैठा बैठा कह रहा है कि राम भी इसी कमरे में रहता, रहमान, गुरविंदर, तेजेंद्र, हम सारे मिलकर रहते। तो ये आर्थिक और जातिगत और धर्मगत विषमताओं को पाट कर सबको एक मिला देने की जो चेष्टा है वो किसमें है? वो बच्चे में है। और यही चेष्टा साहित्य में होती है। साहित्य जो है वो धर्म, जाति या आर्थिक आधार से बेहद ऊपर उठकर है, वो सबको समान कर देना चाहता है। और दूसरी बात दोस्तों, बच्चे के मन में कल्पनाएं बहुत ज्यादा होती है और साहित्य के भी क्षेत्र बेहद व्यापक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तो पशु, जल की बूंद से लेकर सागर तक है, संपूर्ण जो है जल, रज से लेकर पर्वत, सभी भिखारी से लेकर राजा तक सभी बिंदुओं पर साहित्य लिखा जा सकता है। तो साहित्य का क्षेत्र बड़ा व्यापक है और बच्चे की भी कल्पनाएं क्या होती है? व्यापक होती है। इसलिए कवि कहता है कि बच्चा और साहित्य दोनों समान है। इसमें पूछे जाने योग्य प्रश्न 3-4 ही है। पहली बात, कविता के बहाने कौन से काव्य संग्रह से है? दूसरा, कविता के बहाने कविता में कवि ने काव्य की तुलना किन किन चीजों से की है? और तीसरा, कविता के बहाने में कवि ने समता किसके साथ स्थापित की है? और चौथा जो है दोस्तों, बच्चे के साथ समता स्थापित करने के पीछे कारण क्या है? वो कारण है एक तो बाल कल्पनाएं सीमा रहित होती है तो साहित्य भी सीमा रहित होता है, और दूसरा बाल मन द्वेष रहित होता है तो साहित्य भी द्वेष रहित रहता है। मित्रों, कुंवर नारायण सिंह की बेहद प्यारी कविता और मेरी पसंदीदा कविताओं में से है ये। व्यंग्य धर्मिता देखिए इसमें दोस्तों, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, जो बात सीधी थी पर, इतना टाइटल देकर रुकने में ही एक जिज्ञासा पाठक के मन में आ जाती है कि यार बात सीधी थी पर ऐसा हुआ क्या? यहां कवि ने उन कवियों पर व्यंग्य किया है जो भावों को दबा देते हैं भाषा के चक्कर में। देखिए, भाषा जो है वो आवश्यक अंग नहीं है आपके मन के भावों को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए। भाषा मात्र एक साधन है, मगर इस साधन को इतना दुसाध्य बना दे, इसको इतना जो है क्लिष्ट बना दे कि सामने वाले के लिए यही मुश्किल पैदा कर दे, तो बड़ी दिक्कत होती है। राम को लेकर 2 महाकाव्य लिखे गए, रामचरितमानस और रामचंद्रिका। एक बाबा तुलसीदास ने लिखी तो दूसरी केशवदास ने। दोस्तों, केशवदास अलंकारवादी कवि थे। उन्होंने कहा कि भूषण बिनु न बिरजई कविता बनिता मित्र, और काव्य में इतने अलंकार प्रधान भाषा का प्रयोग किया कि उनका साहित्य कहीं न कहीं इतना दब गया कि आज आप एमए पास विद्यार्थियों से भी पूछा जाए तो आप एकाध पद बता के पीछे हट सकते हो। जबकि रामचरितमानस, जो प्रॉपर हिंदी का विद्यार्थी नहीं है, जिसका मकसद पढ़ना नहीं था, ऐसे अपढ़ व्यक्तियों को भी मानस की न जाने कितनी ही चौपाइयां कंठस्थ है। तो लोकप्रियता का जो कारण है वो आम भाषा है, वो अलंकार रहित भाषा का प्रयोग जो है काव्य को लोकप्रिय बनाता है। यहां कवि ने कहा कि आजकल के कवि जो है अपने आप को कवि न करके मदारी बना रहे हैं और काव्य न लिखकर वो कर्तव्य करने लगे हैं। ऐसे कवियों पर व्यंग्य करते हुए खुद पर वो आवरण ओढ़ा कि यार मैंने भी एक बार यही सोचा कि क्यों ना मैं भी वैसा ही काम कर दूं जैसा वर्तमान कवि कर रहे हैं। और बात बड़ी सीधी थी, मगर मैंने जटिल भाषा का प्रयोग किया, जिसके कारण हुआ क्या, आइए पढ़िए दोस्तों। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। दोस्तों, बात तो सीधी थी मगर टेढ़ी होना यानी लोगों की समझ में नहीं आई, और समझ में नहीं आने का कारण क्या है? भाषा का चक्कर।
यानी कवि कहता है मैं भावों को छोड़कर मैं भी भाषा के चक्कर में पड़ गया और वो सीधी बात भी क्या हो गई, टेढ़ी हो गई। और उसे पाने की कोशिश में, किसे पाने की कोशिश में, उस बात को। यहां प्रश्न उसे किसके लिए शब्द आया है, ये उसे जो है ये बात के लिए आया है। उसे पाने की कोशिश में मैंने भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि या तो बात बने या भाषा से बाहर आ जाए। दोस्तों जब कवि को लगा कि यार मैंने जो लिखा है वो भाव मेरे ही कम समझ में आ रहे हैं तो पाठकों को कैसे समझ में आएंगे, इसलिए उसे पाने की कोशिश में, उस बात को पाने की कोशिश में जो जटिल शब्दावली मैंने रखी थी, मैंने उस भाषा को तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, उल्टा पलटा, यानी एक पर्याय की जगह पे दूसरा पर्याय रखा। कवि ने निशीथ रख दिया हो तो उसकी जगह पे आप सरल शब्द आधी रात रखा। मगर क्या हुआ दोस्तों कि इसके साथ साथ भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। मगर जब शब्दों का क्रम गड़बड़ाया तो भाषा तो पेचीदा थी ही थी, वो बात और भी पेचीदा होती चली गई। बात के पेचीदा होने से मतलब है बात और भी जटिल होती चली गई। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई और उसे पाने की कोशिश में मैंने भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि या तो बात बने, या तो समझ में आ जाए इन्हीं शब्दों के साथ, या फिर भाषा से बिल्कुल बाहर आ जाए। मैं तो इस भाषा के हाथ जोड़ता हूं, मेरी तो जैसी सरल सहज भाषा है मैं वही रख लूंगा। मगर इसके साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई और सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरहा कसता जा रहा था। दोस्तों एक मैसेज दिया है, जब भी आप काव्य कर्म करते हो तो आपके साथ बड़ी चीज होनी चाहिए, धैर्य। कवि कहता मैं अधीर, लोग अधीर, और सारी बात को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को, यहां पेंच प्रतीक है दोस्तों बात का। पेंच किसका प्रतीक है? बात का। पेंच को खोलना, खोलना यानी बात को सुलझाना। मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरहा कसता जा रहा था क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। दोस्तों एक तो कवि होता है जो स्वांताय सुखाय लिखता है, जो खुद के अंतःकरण को सुख देने के लिए लिखता है, और एक होता है जो वाहवाही लूटने के लिए, अरे साहब क्या शब्द रखा, अरे वाह मजा आ गया। तो ऐसा करवाने वाले कवि वो कवि नहीं है, कवि की नजर में वो मदारी है, वो तमाशा दिखाने वाले हैं और वो काव्य न करके कर्तव्य करते हैं। यहाँ कर्तव्य शब्द में व्यंग्य है दोस्तों, और इस कर्तव्य पर साफ सुनाई दे रहा था तमाशबीनों का शाबाशी और वाहवाही, और आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जी हाँ मित्रों, जिससे डरते थे वही बात हो गई। कवि को डर क्या था? कवि को डर था कहीं मेरे भाव न मर जाएं, और आखिरकार वही हुआ। जोर जबरदस्ती में शब्दों को इधर उधर करने में बात की चूड़ी मर गई। दोस्तों 2 बार परीक्षा में पूछा है, बात की चूड़ी मरने से मतलब है बात की संवेदना समाप्त हो जाना, बात में प्रभाव समाप्त हो जाना, और वह भाषा में बेकार ही घूमने लगी। अब बस कागज पर पूरे शब्द ही शब्द है, उसमें भाव तो कतई नहीं है। हार कर मैंने उसे कील की तरफ उसी जगह ठोक दिया, बाहर से ठीक ठाक पर अंदर से न उसमें कसाव था न ताकत थी। जी हाँ दोस्तों, जब कवि ने शब्दों के साथ जोर जबरदस्ती की तो कवि कहता है कि बात की चूड़ी मर गई, बात प्रभावहीन हो गई। और दोस्तों यहां पेज हमने पीछे बात की थी कि पेज जो प्रतीक है, पेज वो बात का है, उसे सुलझाना था मगर कसता गया तो बात की चूड़ी मर गई। अब हार कर मैंने उसे उसी जगह ठोक दिया, बाहर से ठीक ठाक। मान लीजिए आपने कभी चूने की दीवार में कील ठोकी हो और ठोकते वो बिल्कुल सहज सा हो जाता है, तो आपने उसको यूं का यूं छोड़ दिया। बाहर से तो दिख रहा है कि कील है, मगर अंदर से उसमें न कसाव है न ताकत। न तो वो आपकी फोटो फ्रेम रोक सकती है वो कील, न दीवार घड़ी। बाहर से ठीक ठाक मगर अंदर से न उसमें कसाव था न ताकत। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कविता भी बाहर से ठीक ठाक नजर आ रही है, पन्ने पर लिखे हुए सुथरे शब्द तो नजर आ रहे हैं, मगर अंदर से न उसमें कसाव था न ताकत थी। दोस्तों साहित्य में कसाव और ताकत होता है। कसाव का अर्थ है बांध कर रखना। आप कभी महादेवी वर्मा के संस्मरण पढ़िए, 4-5 लाइन पढ़ने के बाद में ही वो आपको ऐसा बांध लेंगे कि आपकी उठने की इच्छा नहीं होगी। मंच पर कहीं पर काव्य पाठ चल रहा है, श्रोता सुन रहा है तो वो हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ये उन्हें बांध के रखने की ताकत है। और कोई दूर अगर किसी के कानों में सुनाई देता है तो उसकी ओर आ जाए, ये आकर्षण। तो साहित्य में 2 चीज होनी चाहिए, आकर्षण और ताकत बांध कर रखने की। मगर कवि कहता है कि यहाँ न तो उसमें कसाव था न ही ताकत।
याद है आपको, जब मंच पे वो लड़की आती है और कविता पढ़ने लगती है, कॉलेज के कुछ एक मंच ले कहते हैं विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो, और उसका आत्मविश्वास गड़बड़ा जाता है। फिर वो ऐसे झबरे बाल वाले राधे भैया आते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए ये जो कविता गाएंगे ये मुझे पसंद है, और जो मुझे पसंद है वो आपको भी पसंद होनी चाहिए, इसलिए जिसे सुननी है जिसे नहीं सुननी है वो चुपचाप बैठकर सुनो। और फिर वो गाती रहती है, धरती भी है सूरज की बेटी, धरती भी है सूरज की बेटी, और एक एक करके दर्शक उठकर चला जाता है। एक राधे भैया जरूर बचते हैं जिनका कविता से कोई लेना देना नहीं था। तो बस तो ऐसा साहित्य जहां दर्शक उबाऊ हो जाए, दर्शक को बांध न सके, तो कवि कह रहा है कि बाहर से ठीक ठाक मगर अंदर से न उसमें कसाव थी न ताकत थी, और बात ने एक शरारती बच्चे की तरह जो मुझसे खेल रही थी। दोस्तों यहाँ बात का मानवीकरण किया गया है। बात को बच्चा क्यों कहा? आप कहीं जाइए किसी समारोह में, सज धज के आप कुर्सी पर बैठो के एक बच्चा है कि आपके सिर में मार के और दौड़ जाता है, आप उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ोगे। बच्चा है, ज्यादा फिट है, वो दूर, आप पीछे भागो, फिर थक के आके कुर्सी पर बैठो, फिर आए वो और फिर आपको कहे कि अंकल पकड़िए, फिर आप पीछे भागो, फिर भागो, और आप जब थक के चूर हो जाओगे वो बच्चा सामने आएगा और वो कहेगा कि मैंने आपके साथ इसलिए ऐसा किया। तो जैसे आप बच्चे को पकड़ने की चेष्टा करते हो, वैसे ही कवि उस बात को क्या कर रहा था, पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और बात है उस बच्चे की तरफ उससे दूर दूर भागती जा रही थी। और जब कवि थक कर चूर हो जाता है तो बात उससे पूछती है, मुझे पसीना पहुंचते हुए देखकर, यहाँ पसीना पहुंचना, हताश हो जाना, थक जाना, बात कहती है क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? ये मैसेज है दोस्तों। बात जो होती है भाषा, वो सिर्फ एक सहूलियत है अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचाने का, और इसका कैसा बरतना यानी प्रयोग करना, इसका कैसा प्रयोग करना चाहिए, बड़ा सहज प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बात को इतनी बोझिल बना दें कि सामने वाले तक आपके भाव ही संप्रेषित नहीं हो। कील की तरह में उपमा अलंकार है, बाकी ज्यादा जगह मानवीकरण अलंकार है। मित्रों, बात की चूड़ी कैसे मरती है इसके कुछ एक उदाहरण और देखिए। साहित्य में एक दोष है क्लिष्टत्व दोष। दोस्तों वहां कवि कहना क्या चाहता है, उसका अर्थ क्या निकलता है, ऐसी चमत्कारिक शैली का प्रयोग करने पर वो बात आम फहम नहीं होती है और पाठकों के मर्म तक नहीं पहुंच पाती है। लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया न आवती। दोस्तों मान लीजिए कोई है आपके बगल में लेटा हुआ है और वो वहां पर बड़बड़ा रहा है रात को कि लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया न आवती। अब आप ये सोचोगे ये कौन सी प्रिया नहीं आ रही है? अब यहां कवि बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में देखो कैसे टेढ़ी फंसती है। लंकापुरी पति यानी रावण को भ्राता उसका भाई, और तासु प्रिया नावती और उसके भाई को जो प्रिय है वो नहीं आ रही है। तो पहला तो अर्थ यहां हमें मुश्किल से लेना पड़ेगा कि कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण को प्यारी क्या चीज है, वो है दोस्तों नींद। अब बात सीधी तो यही कह दे कि भाई नींद नहीं आ रही है, मगर भाषा के चक्कर में कैसे टेढ़ी कि लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया न आवती। तो ऐसे कवियों पर कवि ने व्यंग्य किया है। हेम सुतापति वाहन प्रिय तुम या मैं रति न फेर। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान पढ़े लिखे पति को हिंदी पढ़ी लिखी पत्नी ने कहा कि मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, और वो कह रही है कि हेम सुतापति वाहन प्रिय तुम या मैं रति न फेर। पति प्रसन्न, मगर भाव देखिए, हेम सुता पार्वती और पार्वती के पति शिव, और शिव का वाहन बैल। दोस्तों प्रिय तुम, ऐ मेरे पति तू वो है या मैं रति न फेर, इसमें जरा सा भी फर्क नहीं है। तू क्या कहना चाह रही है? हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम या मैं रति न फेर, यानी कि तू सीधा बैल है। तो किसी बात को कैसे घुमा फिरा कर कहना यहां चमत्कार तो पैदा करता है, मगर उससे बात जो है सीधी नहीं पहुंच पाती है दोस्तों। और यही कवि का संदेश है कि बात सीधी पहुंचनी चाहिए, न कि ऐसे घुमा फिरा कर बात की चूड़ी मार देनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों कुछ एक प्रश्न मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं जिनका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे।
कुंवर नारायण सिंह का संबंध किस सप्तक से है? दोस्तों 4 सप्तक है, उसमें कुंवर नारायण सिंह का जो संबंध है वो कौन से सप्तक से है? कविता के बहाने कवि के कौन से काव्य संग्रह में संकलित है? कविता के बहाने कविता में कवि ने काव्य की तुलना किस किस से की है और काव्य की समता बच्चे के साथ करने के पीछे कारण क्या है? बात की चूड़ी मर गई, यहां बात की चूड़ी मरना से कवि का आशय क्या है? और कविता में प्रस्तुत कर्तव्य शब्द में कवि का कौन सा मनोभाव परिलक्षित होता है? साथ ही कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दोस्तों प्रश्नों को जानने के लिए आपको वीडियो पहले ध्यान से देखना आवश्यक है। धन्यवाद साथियों।